Hello everyone. In this video we will study chapter number 5 the fundamental unit of life class 9 science. ये साइंस में है जो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 1 to 4 है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड अवर केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9 कंप्लीट. हमने 9 क्लास की केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी है. ये जो चैप्टर है ये है बायोलॉजी का. ओके, बायोलॉजी का चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द फंडामेंटल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे छोटी से छोटी यूनिट, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट क्या है लाइफ की? वो है आपकी सेल. क्या है आपकी सेल? CELL. सेल से मिलकर ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, सेल में क्या है बेसिकली. सबसे ऊपर तो क्या दिया है, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, उन साइंटिस्ट ने क्या करा, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को किया ऑब्जर्व. रॉबर्ट हुक उन्होंने क्या करा, एक कॉर्क को किया ऑब्जर्व. कॉर्क को ऑब्जर्व किया, उसमें क्या देखा, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है ट्री की बार्क. मीन्स ट्री की जो पेड़ होता है, पेड़ की इस बार्क से आप छोटा सा पार्ट ले लो, उसको बोल देते हैं कॉर्क. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कब किया उन्होंने? 1665 के अंदर किया. ठीक है, व्हेन हुक मेड दिस चेंज ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. और किसके थ्रू किया ये एक्सपेरिमेंट? उन्होंने खुद ने ही एक माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन करा था. सेल्फ डिज़ाइन मीन्स खुद ही एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन करा और उसके थ्रू ही ये एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, और उससे उसने क्या डिस्कवर किया, उसके अंदर देखा कि छोटे छोटे उसके अंदर बॉक्सेस बने और उन बॉक्सेस को क्या नाम दिया? सेल्स. ठीक है, उनका नाम क्या दिया? सेल्स. रॉबर्ट हु कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स. सेल्स इज द लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. ये एक लैटिन का वर्ड है. सेल का मीनिंग है एक छोटा रूम, ए लिटिल रूम, छोटा सा कमरा. ठीक है, ये सेल का मीनिंग होता है. इसका मतलब रॉबर्ट हुक वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल इन ईयर 1665 थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉर्क एंड ही ऑब्जर्व द कॉर्क अंडर अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. ओके, इसके बाद आता है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि सेल है वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, this was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. ये मतलब सबसे पहले हुआ कि किसी ने ऑब्जर्व किया कि जो लिविंग थिंग्स है, जो जीवित चीज़ हैं, वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक वो छोटे से अलग अलग सेपरेट यूनिट्स पे डिपेंड कर रही है. द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज़ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी. कहते हैं कि ये जो वर्ड था सेल, ये आज भी बायोलॉजी में सेम ही यूज़ होता है. ठीक है, आज ही ये वर्ड आज भी बायोलॉजी में यूज़ होता है. अब हम पढ़ेंगे ये सेल्स के क्या है. अब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए होते हैं? यहाँ पे एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में क्या है? इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या है, ऑनियन का पील लिया है, ऑनियन का छिलका. ठीक है, और फिर उसको फोर्सेप्स की हेल्प से उसका स्किन हटा दिए, उसकी बाहर की स्किन हटा दी है, मतलब उसकी एपिडर्मिस को हटा दिए फ्रॉम द कॉन्केव साइड. कॉन्केव वाली साइड से, अंदर वाली साइड से, मीन्स जैसे ऑनियन इस साइड होता है तो इसके अंदर वाली साइड से उसका पील को हटा दिया है. उसके बाद हम उनको पानी में डिप करके रखेंगे ताकि वो ड्राई ना हो जाए. ठीक है, या फिर फोल्ड ना हो जाए. उसके बाद क्या करना है, हम उसको माइक्रोस्कोप से करेंगे ऑब्जर्व, जिसके बाद हमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर जो सेल्स होंगी वो हमें दिखेंगी. ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स होते हैं, देखिए माइक्रोस्कोप के इसमें पार्ट्स है. जैसे इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बेस. यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, इसको बोलते हैं मिरर. ठीक है, और ये होता है एक एडजस्ट करने के लिए स्विvel. ठीक है, इससे हम इस लेवल को एडजस्ट करते हैं और इसके ऊपर हम रखते हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, इसको बोलते हैं स्टेज. ठीक है, और इसके अंदर लगा होता है एक लेंस जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, एंड दिस इज आर्म. ये भी दोनों भी है, ये दोनों भी एडजस्ट करने के लिए कि हम कितना ऊपर का चाहते हैं, कितना नीचे चाहते हैं. फाइन एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट. ये है आई पीस जहाँ से हम देखेंगे. यहाँ पे होती है आपकी आई. ठीक है,
इसके बाद है यहाँ पे बॉडी ट्यूब। ये एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू क्या होता है, ये चीज़ मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यहाँ पे क्लिप लगी होती है और यहाँ पे माइक्रोस्कोप की स्लाइड है जिसके ऊपर हम चीज़ को रख के ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हमें इस तरीके की हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ये क्या है, आपके सेल्स बने हुए दिखेंगे और जो बीच बीच में डॉट्स दिख रहे हैं ये है आपके न्यूक्लियस, ठीक है। हमने इस एक्सपेरिमेंट में ओनियन की सेल्स को देखा, ठीक है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। हमें अलग अलग साइजेस के ऑनियन पील्स को देख के अलग अलग ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हमने देखा, अलग अलग जो ये स्ट्रक्चर्स थी, ये क्या थी, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे जैसी दिख रही है, लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर। मिलकर ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं ओनियन बल्ब। पूरा का पूरा ओनियन बन जाता है जब ये आपस में मिल जाती है। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। हमने इस एक्टिविटी से क्या देखा कि अलग अलग साइज़ के जो ओनियन बल्ब्स हैं, चाहे आप कितने ही साइज़ के, चाहे आप इतना सा ओनियन पील रखो चाहे इतना बड़ा रखो, हमें सेल्स का साइज़ सेम मिलेगा, ठीक है। और ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स हमने देखा, इन स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया सेल्स। ये सिर्फ ऑनियन के अंदर ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सारे ही ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। और क्या क्या होता है, इनफैक्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसके अंदर बेसिकली जनरल नॉलेज की बात है, जैसे कि सेल्स है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की 1665 में, कॉर्सलाइस वाला, और उसने किसके थ्रू, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट थे ल्यूविन हुक, 1674 में एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, एक अच्छा माइक्रोस्कोप आया, ठीक है। उसने इन साइंटिस्ट ने उस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे 1831 में जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ओके। ल्यूविन हुक डिस्कवर लिविंग सेल। ल्यूविन हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था, ओके। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। पुरकिंजे 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। और सेल थ्योरी दी थी स्क्लेडन एंड स्क्वान ने। स्क्लेडन एंड स्क्वान गिव सेल थ्योरी। The cell theory was further expanded by Virchow. Virchow is our scientist in 1885. In 1855, he expanded the theory that was given by Scladden and Sequan by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो pre-existing cells मीन्स पहले वाली सेल से ही बनी होती है। एक सेल आपस में डिवाइड करती है, फिर एक से दो बनती है, दो से चार बनती है, मतलब pre-existing सेल से ही वो डिवाइड होते रहते हैं, ओके। इसके बाद है विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। 1941 में आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को भी देख सकता था, सेल्स के अंदर भी देख सकता था, ठीक है, उनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी देख सकता था। इसके बाद है द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड, ठीक है। मैग्नीफाइंग लेंस की वजह से ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमीबा, ठीक है। मीन्स ये कह रहे हैं कि ऐसा भी आज माना जाता है कि एक सिंगल सेल है, वो ये सिंगल सेल मिलके बहुत सारी मिलके तो बना तो सकती है, लेकिन एक सिंगल सेल भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि अमीबा एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है आपका क्लेमिडोमोनाज है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सिंगल सेल्स है, एक एक सेल्स होती है, ठीक है। इफ आई विल राइट दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का नाम, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, सबसे आगे तो है आपका अमीबा, देन क्लेमिडोमोनाज, देन पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है।
आप इसमें यीस्ट भी ऐड कर सकते हो, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स, इनको आप बोलते हो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स सिंगल। दूसरी साइड जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, हर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। सेल्स आपस में डिवाइड होती है, अपनी जैसी सेल्स बनाती है और फिर आपस में वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रेरी माउंट्स ऑफ लीफ पिल्स। हमें टेम्प्रेरी माउंट प्रिपेयर करना है, टेम्प्रेरी ऑब्जर्व करना है। टिप्स ऑफ रूट ले लिया या फिर ओनियन ले ली, पील्स ले लिया ओनियन के अलग अलग साइजेस के। अब इनसे जो हमने सेल्स को ऑब्जर्व किया उसके बारे में क्वेश्चन है कि जितने भी सेल्स को ऑब्जर्व किया क्या उनकी शेप और साइज सेम थे, क्या सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं, क्या हम उन अलग अलग प्लांट के पार्ट्स की सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। ये जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल ऑल्सो टेल, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास में अलग अलग काइंड्स की सेल होती है, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर में देखो तो इससे पता चलता है सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी की सेल्स है, जैसे कि ये स्मूथ मसल सेल्स हो गई, ये ब्लड सेल्स हो गई, ये आपकी नर्व सेल है, ये ओवम होता है, ओवम, दिस इज़ अ फीमेल गैमेट, ये बोन सेल है, ये फ्लैट सेल्स है, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, इस तरीके की दिखती है, आपने शेप्स इनकी देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद है आपका शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल्स हैं उनकी शेप और साइज़ किस पे डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करती है कि जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा हो गई, इनके पास चेंजिंग शेप्स होती है, मीन्स अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। कुछ सेल्स के अंदर, कुछ केसेस के अंदर सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स, इनकी शेप कई बार फिक्स भी होती है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल जैसे कि नर्व सेल हो गई, उसकी एक टिपिकल शेप एक फिक्स शेप है, चाहे वो बड़ी, वैसे बड़ी हो सकती है, कहीं पे बड़ी होगी कहीं पे छोटी होगी, लेकिन ऐसे होगा कि इस तरीके की अगर शेप है तो हर जगह उसी टाइप की मिलेगी आपको शेप। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। हर एक जो लिविंग सेल है उसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। जिस लिविंग सेल के अंदर वो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, जिस काम के लिए वो सेल है वो परफॉर्म कर सके। हाउ डज द लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस, कैसे परफॉर्म करेंगे। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। कहता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स होता है जैसे कि मान लो कोई आपको बिल्डिंग बनानी है, उसके अंदर है आपके पास उसमें अंदर आपके पास है लेबर है, बहुत सारे लेबर है, ठीक है। और आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो आप क्या करोगे, लेबर को डिवाइड कर दोगे। जैसे ये 4 लेबर है, तुम ये वाला काम करोगे, ये 4 है, ये अलग करोगे, ये वाले अलग काम करते हैं, मीन्स अपना अलग अलग एक डिवाइड कर दिया काम। ह्यूमन सेल्स के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ सेल्स को डिवाइड कर दिया जाता है, उनका लेबर, उनका वर्क डिवाइड कर दिया जाता है कि ये जो सेल्स है ये डाइजेशन में हेल्प करेगी, ये सेल्स है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, ये जो सेल्स होगा ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर देगी, ठीक है। तो इस टाइप से डिवीजन ऑफ लेबर होता है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एज आई टोल्ड यू, भी बताया मैंने आपको। ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, एक हार्ट होता है ब्लड पंप करने के, स्टमक होता है फूड डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन ऑफ लेबर एक सिंगल सेल के अंदर भी देखा जाता है, ठीक है। Each such cell has got certain specific component within it known as cell organelles. हर एक सेल के अंदर उसको कुछ अपने कंपोनेंट मिलते हैं। हर एक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, गोल्जी एपरेटस हो गया, ठीक है। और इन सबको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल्स के कंपोनेंट को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इसके बाद है ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि सेल के अंदर न्यू मटेरियल बना रहे हैं, क्लियरिंग अप कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। इन ऑर्गेनल्स की हेल्प से ही वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। These organelles together constitute the basic unit called the cell. ये जो organelles है आपस में मिलके एक basic unit बनाते हैं जिसको बोलते हैं cell. It is interesting that all cells are found to have the same organelles.
ये इंटरेस्टिंग है जानना कि हर सेल्स के पास ऑर्गेनेल सेम होता है, मीन्स हर सेल के अंदर कंपोनेंट सेम रहेंगे। सेल्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन चाहे कोई भी सेल, चाहे रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, चाहे डाइजेशन कर रही है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, चाहे एक्सक्रीशन कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके अंदर ऑर्गेनेल सेम रहेंगे। ठीक है, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज, व्हाट अ ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। ये मैटर नहीं करता कि क्या उनका फंक्शन है या फिर क्या वो किस टाइप का वो ऑर्गेनिज्म में मिल रही है। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। कहते हैं कि सेल बनी किससे होती है और उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मीन्स उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। हमने देखा कि एक सेल के पास कुछ अपने स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ठीक है, लेकिन ये कंपोनेंट्स इस सेल के अंदर ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं ये हमें देखना है। अगर हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसके अंदर हमें 3 फीचर्स देखने चाहिए। क्या? हर एक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद दिस एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। हर एक एक्टिविटी, कोई भी काम सिर्फ इन 3 चीज़ों से हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये मोस्ट बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपका कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज इट्स मीनिंग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है जो क्या करते हैं, दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो अपने सेल के कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करती है, अलग करती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर से कोई भी मटेरियल अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता, परमिट करना ये भी करती है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स, और भी अदर मटीरियल्स की मूवमेंट को भी प्रिवेंट करती है कि आए या ना आए। सेल मेम्ब्रेन जो एक्चुअली आई एम टेलिंग यू कि ये जो बायोलॉजी है इसमें मोस्टली अंडरस्टैंडिंग पार्ट ज़्यादा होता है। केमिस्ट्री में आप लिख सकते हो, ज़्यादा नोट्स बना सकते हो, बायोलॉजी में समझना होता है मेनली, फिज़िक्स में समझना होता है, फिज़िक्स में आप फॉर्मूलेज वगैरह लर्न करेंगे। ओके, केमिस्ट्री में आप कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, एंड बायोलॉजी में आपको, बायोलॉजी लोग बोलते भी दैट व्हाट इज़ बायोलॉजी, दिस इज़ टोटली रेक्टिफिकेशन, दिस इज़ नॉट अ रेक्टिफिकेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आपको समझना है इसको, नोट्स वगैरह इतने इसके नहीं बनते हैं, जो समझना होता है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इट इन द नोटबुक, जो आपको बुक में है मेनली लाइन टू लाइन पढ़िए, मीनिंग समझिए, दैट्स सफिशिएंट। ओके, इसके बाद है द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स ये कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स को, मीन्स कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही परमिट करती है अंदर आने के लिए, कि तुम आ जाओ, तुम मत आओ, तुम सेल के लिए अच्छे नहीं हो, तुम नहीं आओगे। ठीक है, इस तरीके से परमिट करते हैं, इसलिए बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। ये जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट है वो सेल के अंदर कैसे होता है, या फिर अंदर या बाहर कैसे आते हैं। कुछ सब्सटेंस हो गए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये सेल के अंदर आते जाते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, पानी के अंदर आपने इंक डाल दिया, वो पूरे पानी में फैल गई, दैट इज़ डिफ्यूजन। ठीक है, इसी प्रोसेस के थ्रू CO2 ऑक्सीजन मीन गैसेस इसके थ्रू एक्सचेंज होती है। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अर्ली चैप्टर्स। हमने डिफ्यूजन के बारे में पहले पढ़ा है केमिस्ट्री में। ठीक है, we saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. Diffusion means high concentration से low concentration में जाना। ठीक है, ये diffusion की definition होती है। Something similar to this happens in cells. इसके जैसा ही कुछ होता है सेल्स के अंदर। कुछ सब्सटेंस जैसे कि CO2, ये हो गया वेस्ट, सेल्यूलर वेस्ट, एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल, एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर है हाई कंसनट्रेशन में, बाहर इसका नहीं है कंसनट्रेशन, तो होगा इसका डिफ्यूजन, मीन्स हाई से लो में जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। कहते हैं सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में बाहर CO2 का जो कंसनट्रेशन है वो कम है और अंदर ज़्यादा है, तो इसलिए अंदर से बाहर जाएगा। एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सेल, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to region of low concentration outside the cell by process of diffusion। कुछ भी नहीं, पूरा यही लिखा है, सेल के अंदर से बाहर जाएगा क्योंकि अंदर CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, और डिफ्यूजन से जाएगा, मीन्स डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन।
इसके बाद है ऐसे ऑक्सीजन एंटर करता है सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाती है, बाहर ज़्यादा हो जाती है, तो बाहर से अंदर ऑक्सीजन आ जाता है। ओके, इस तरीके से डिफ्यूजन जो है गैसियस एक्सचेंज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर है वो भी डिफ्यूजन का इसको लॉ को ओबे करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर के लिए है ऑस्मोसिस, गैसियस एक्सचेंज के लिए है डिफ्यूजन। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। कहते हैं कि पानी का मूवमेंट इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना सब्सटेंस उसके अंदर डिजॉल्व है। इसलिए ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दी गई है, नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी का डिफ्यूजन होना किसके साइड, जिधर सॉल्यूट का कंपोनेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा है। इसके बाद यह क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। क्या हो सकता है, सिर्फ ये तीन चीज़ें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीन्स ये तीन क्या है, देखो अगर इन तीनों के अंदर मैं बता देती हूँ क्या है। जैसे कोई सेल है उसके अंदर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और बाहर अगर जैसे कि होता है ना, आप रात में किशमिश को भिगो के रख दो, वो सुबह तक फूल जाती है, पानी उसके अंदर चला जाता है। मीन्स पहले क्या था, रात में पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा थी, किशमिश के अंदर नहीं थी, तो पानी मूवमेंट हो गया बाहर से अंदर। ठीक है, अगर कोई सेल पानी में रखी है, किसी भी सॉल्यूशन में रखी है और वो फूल जाती है, उसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर कोई सेल पानी के अंदर रखी है और वो श्रिंक हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर कोई सेल कुछ भी नहीं होता, वैसी की वैसी रहती है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपो ऐसे याद कर लो, ओ आता है हाइपो में, मीन सेल ओ बड़ी जैसी हो जाती है, ई छोटा है इसमें सेल छोटी हो जाती है। इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है हाइपो और हाइपर में। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल फ्री है। ठीक है, इसके अंदर आप सिर्फ ये याद करो, सराउंडिंग द सेल, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उधर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल से, इधर बाहर का एनवायरनमेंट में पानी की कंसंट्रेशन ये आइसोटोनिक का दिया हुआ है, इसमें एग्जैक्टली सेम होती है वाटर कंसंट्रेशन अंदर भी बाहर भी। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर जो इसके अंदर वाटर है, दोनों साइड ही मूवमेंट के लिए परमिट होता है, किधर भी जा सकता है। अगर लो कंसंट्रेशन है वाटर की सेल से, तो पानी बाहर जाएगा और इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तीनों में सिर्फ यही लिखा हुआ है, नथिंग। ठीक है, इसके बाद है अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। इधर भी पानी दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन मोर वाटर लीव द सेल व्हेन एंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। लेकिन ज़्यादा पानी कहाँ, बाहर की साइड जाता है, क्योंकि अंदर में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो इसलिए वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, दस ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस है ये डिफ्यूजन का ही केस है। डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ हैं, ये जस्ट रेजिन्स किशमिश वाली एक्टिविटी है, ये एक एग की एक्टिविटी है। एग भी स्वेल हो जाता है, ठीक है, जब उसके अंदर आप पानी के अंदर रखोगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका छोटा सा एक कंसेप्ट और है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ प्लांट होते हैं, वो पानी को गेन कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑस्मोसिस। ठीक है, और प्लांट रूट भी पानी को एब्जॉर्ब करती है, ये भी ऑस्मोसिस ही होता है। ऑस्मोसिस की एग्जांपल है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। और इसलिए और क्या है, डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट होता है गैसेस के एक्सचेंज में, मैंने आपको बताया, एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ द सेल। सेल के अंदर वाटर जो है बहुत ज़रूरी होता है उसकी लाइफ के लिए। इसके अलावा क्या है, सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। सेल जो है अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन भी लेती है। Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy। अलग अलग जो चीज़ें हैं वो सेल के अंदर आती हैं जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और किससे बना होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसको बोलते हैं लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है और लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड। कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके थ्रू ही सेल फूड को इनगल्फ करती है, अपने अंदर इनहेल करती है। एंड अदर प्रोसेस एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल, जितने भी चीज़ें हैं क्यों ले रही है? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर की मेम्ब्रेन है कितना फ्लेक्सिबल है, इसके थ्रू ये खाना खाते हैं। और हम बाहर की मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ रहे हैं सेल की, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अंदर कोई चीज़ अंदर जा रही है उसको बोल देंगे एंडोसाइटोसिस, कोई चीज़ सेल के बाहर जा रही है दैट इज एक्सोसाइटोसिस। अमीबा है वो भी इन्हीं प्रोसेस के थ्रू अपना खाना लेता है। तो इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।